हेलो फैमिली, केम छो? मजे में ही होंगे। आप सभी का स्वागत है एसपी मिश्रा इकोनॉमिक्स क्लासेस में। हम जो यूनिट अभी कर रहे हैं वो हमारा है यूनिट 3 का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसका चैप्टर 1 एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट्स, एग्रीगेट सप्लाई, उसके कंपोनेंट्स शेड्यूल भी कर चुके हैं। आप जरूर उस वीडियो को जाकर देखना, सारी चीज़ें क्लियरली समझना और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। मेरे पीछे जो आपको दिख रही है ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सारी चीज़ें आपको मिलेगा। आपकी 12th बोर्ड की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी तरीके से करवा दिया जाएगा। और मैं इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं, आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको करवाने वाला हूँ ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्यों इतना टाइम गंवा रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बने रहना लास्ट तक और आपको आसान के लिए यहाँ पे देखना, टॉपिक वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में जाना। जिस टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे से करना है आप डायरेक्ट उस टॉपिक में स्किप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का जो टॉपिक होगा हमारा कंजप्शन फंक्शंस, सेविंग फंक्शंस, एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस, इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, कोई भी इंसान जो इनकम करता है वो इनकम का क्या करता है? आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल के सोचो, वो इनकम को क्या कर पाएगा? मैंने 100 रुपए कमाया। ये 100 रुपए यदि मैंने कमाया है तो क्यों कमाया है? जाहिर सी बात है मैं इसका कंजप्शन करूंगा, या तो जो पार्ट बचेगा कंजप्शन करने के बाद मेरा जो पार्ट बचेगा मैं उसको क्या कर दूंगा? सेविंग कर दूंगा। मान लीजिए मेरे घर का खर्चा, बच्चे का स्कूल फीस, सारी जो एक्सपेंडिचर है वो मैंने कंज्यूम कर दिया, 80 रुपये स्पेंड कर दिया कंजप्शंस के लिए, और मैंने इससे बचा हुआ 20 रुपये क्या करूंगा? सेविंग करूंगा। आप सोचो इसका और कुछ हो सकता है क्या? चाहे मैं अलमारी में रखूं, चाहे मैं बैंक में रखूं, जहां भी रखूंगा वो सेविंग पार्ट में जाएगा ना। कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको यूज करूंगा, जो 20 रुपए की बात हम कर रहे हैं। तो यही चीज यहां पे दिया हुआ है। इनकम का आप क्या कर सकते हो? या तो कंज्यूम करोगे या तो सेविंग करोगे। दो पार्ट क्लियर हुआ आपको। हम इनकम का कंजप्शन करेंगे या तो सेविंग करेंगे। अब देखो, कंजप्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्या है? कंजप्शन का जो फंक्शन है वो क्या होता है? क्या करते हैं हम कंजप्शन को? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एपीसी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसको एक बार आप ध्यान से समझ लो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। इनकम का वो हिस्सा जो हम कंज्यूम करते हैं, इनकम का वो हिस्सा जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे मैंने बोला 100 रुपए मैंने यदि इनकम कर रहा हूं तो 80 रुपए में कंजप्शन कर रहा हूं, तो वो वाला हिस्सा हो जाएगा क्या? मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ते जाएगा, आपको पता है अकॉर्डिंग टू कीनीज थ्योरी कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट कंजप्शन उस रेट में नहीं बढ़ेगा जिस रेट में हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, ये दिमाग में पूरा फिट कर लेना। इनकम जिस रेट में बढ़ेगा उस रेट में कंजप्शन कभी नहीं बढ़ेगा। ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो अपनी सारी इनकम को खा पी के उड़ा देता होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी तो कहता ही नहीं। सो सेम चीज हो गया, इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम करते हैं दैट इज कंसिडर्ड टू बी एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ते जा रहा है, जैसे पहले 100 था तो फिर मैंने 120 किया, तो यहां पे मेरा कितने का चेंज हुआ? 20 रुपए से मेरा इनकम बढ़ा, 20 रुपए से मेरा इनकम बढ़ा, बट उस हिसाब से मेरा कंजप्शन में कितना इंक्रीज हुआ? 10 रुपए से इंक्रीज हुआ, लेट्स से 10 रुपए से इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मेरा जो इनकम चेंज हुआ, चेंज होने से मैंने कंजप्शन में कितना चेंज किया, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम इसको अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यदि थोड़ा सा भी कुछ शक रह गया होगा, डाउट रह गया होगा, तो आगे भी है, ठीक है। और डेली मैं लाइव आता हूँ शाम को 8 बजे, तो आप लोगों के लिए वहाँ पे भी डाउट सेशंस हो जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी डाउट्स पूछ सकते हो और कमेंट तो कर ही सकते हो। चलिए, नए चैनल है और मैं बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को, मैं जो अभी क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ 50-60 बच्चों को, उतना ही पढ़ा के मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू टीच ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्रीज। तो चलिए,
हम जानते हैं जो कंजप्शन हो गया, और जो पार्ट बचा वो क्या हो गया, सेविंग किया हमने। सेम चीज आ गया, इसका भी दो फंक्शंस होते हैं क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेविंग इनकम का वो पार्ट जो हम सेव कर रहे हैं वो हो गया एपीएस। और जैसे मैंने आपको बताया चेंजेस, जैसे मेरा इनकम चेंज हुआ तो मैंने कितना सेव किया, कितना सेविंग में चेंजेस लाया, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बोलो क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर। अब हम डेफिनेशंस आगे लिखेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो, बस आप सुनते रहो। अभी आगे तो मैं आपका जितना भी ना नोट वाली पार्ट है वो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए अब हम समझते हैं कंजप्शन क्या है और इसकी फंक्शन क्या है। इसको समझने से पहले इसके कंपोनेंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंजप्शन क्या हो गया, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द हाउस होल्ड। जब हम कंजप्शन की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक में बात कर रहे हैं, हम इंडिया एज अ होल मतलब हमारे कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, एक इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट अ सिंगल हाउस होल्ड या सिंगल कंज्यूमर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज दैट ऑल द हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट गिवन इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी इनकम को ये परचेस करने की क्षमता रखते हैं एक पर्टिकुलर समय पे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप देख लो डेफिनेशंस हर जगह सेम ही है, बस यहाँ पे क्या हो गया, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी जो डिमांड कर रहे हैं या परचेस करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंजप्शन कहेंगे। इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑटोनोमस कंजप्शंस और एक होता है इंड्यूस्ड कंजप्शंस। ऑटोनोमस कंजप्शंस एंड इंड्यूस्ड कंजप्शंस, ध्यान दे देना। अभी ऑटोनोमस कंजप्शंस का मतलब क्या है, इट इज द बेसिक और मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक सर्वाइवल इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। देखो जब भी हम, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा इनकम जीरो होगा तो हम खाना पीना नहीं खाएंगे, या कोई कंट्री होगा जिसका एक्सपेंडिचर होगा ही नहीं, वो कंजप्शन करेगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है कभी भी नहीं। हमारा इनकम चाहे जीरो हो या 1 रुपये हो, हम कंजप्शंस हर वक्त करते हैं। तो जब हमारा इनकम जीरो लेवल ऑफ इनकम होता है, हमारी इनकम नहीं है, तब भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस कंजप्शंस। इसको हर वक्त डिनोट किया जाता है सी बार से, ठीक है बच्चों। अब इंड्यूस्ड कंजप्शंस को समझ लेते हैं। दिस कंपोनेंट इज डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कितना उसका इनकम हो रहा है अकॉर्डिंगली वो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, दैट इज इंड्यूस्ड कंजप्शन। इंड्यूस खा लिया, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती गई वो उस हिसाब से कंजप्शन रेट को बढ़ाते चला। एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस बट एट द लेसर रेट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इनकम पूरा बढ़ जाएगा तब भी वो कंजप्शन उस रेट में नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा तो सारी इनकम को खा लेता होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड किनीज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शंस। इसको क्या बोलते हैं, किनीज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शंस। अभी आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय किनीज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शंस। आपका आंसर क्या होगा, एज द इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर्स कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस बट एट द लेसर रेट अकॉर्डिंग टू द इनकम। जैसे इनकम जितना रेट में बढ़ेगा उतना रेट में कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इट इज, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बी मल्टीप्लाई बाई वाई, वेयर बी इज इक्वल टू क्या होता है, एमपीसी। आगे देखना, एमपीसी को मैं बी से डिनोट करूंगा, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। कितने से इनकम चेंज हुआ और कितने से कंजप्शन चेंज हुआ, इसलिए तो हमने एमपीसी बोला इसको, ठीक है। इन वाई इनकम है, इट एज्यूम दैट द इट रिमेन कांस्टेंट। हर वक्त ध्यान देना, ये एज्यूम किया गया अकॉर्डिंग टू किनीज थ्योरी, जो एमपीसी है वो कांस्टेंट होता है। मतलब जितना भी मेरा इनकम रेट में बढ़ जाए, मेरा जो कंजप्शन है मैं उसी रेट में बढ़ाऊंगा। जैसे मान लो कि मैंने पहले कंजप्शन कर रहा था 80 से और बाद में मैंने कंजप्शन कर लिया कितने का, 100 रुपए का, फिर मैंने कंजप्शन कर लिया 120 का। जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ा मैंने कंजप्शन किया, जो रेट ऑफ इंक्रीज है ये मेरा सिमिलरली रह रहा है, चेंज सिमिलर है, ठीक है। ये रिमेन्स कांस्टेंट, ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कंपोनेंट्स ऑफ द कंजप्शंस। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। कंजप्शन फंक्शन क्या हो गया, कंजप्शन फंक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट। अब देखो वेरियस फैक्टर तो कंजप्शन को हमारा इफेक्ट करता ही है। मान लो कि हम बहुत दुखी हैं, खाना नहीं खाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर ही है ना, हम कंजप्शन नहीं कर रहे हैं। अब मान लो कि कोरोना आ गया है तो हम कंजप्शन नहीं कर रहे हैं।
बहुत सारा पढ़ाई करना है, हम अभी खाना नहीं खा रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी आर टेकिंग ओनली वन फैक्टर, दैट इज आर इनकम। इनकम से कंजप्शन कैसे अफेक्ट होता है, दैट इज आर पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं, एक शेड्यूल लेते हैं। पहले शेड्यूल में देखो, जो मैंने एग्रीगेट डिमांड में शेड्यूल लिया था, एग्रीगेट सप्लाई में शेड्यूल लिया था, सेम शेड्यूल को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। ये यदि आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो पहले इनकम हो गया, 0 था, 40 हो गया, 80, 120, 160, 200, इस हिसाब से इनकम बढ़ते चला गया। कंजप्शन 20 था, 50 हो गया, 80, 110, 140, 170 बढ़ते चला गया। फिर सेविंग, आप समझो जब 0 लेवल ऑफ इनकम मेरा था, मैंने 20 रुपए कंजप्शन कर रहा था, तो ये 20 रुपए मैंने कहां से लाए? जाहिर सी बात है, मैंने जो पहले सेविंग कर रखा था उसी से लाया, इसीलिए मेरा सेविंग यहाँ पे -20 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल है, तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल रहा होगा मेरा एग्रीगेट सप्लाई कितना है, 0 है। वैसे मेरा इनकम जब 40 था तो मैंने 50 का कंजप्शन किया, तो कहां से लाया? 10 रुपए ज्यादा, मेरे सेविंग से लाया। सेम 80 का जब मेरा इनकम था तो मैंने 80 का कंजप्शन कर लिया। 120 का मेरा इनकम था तो मैंने 110 का कंजप्शन किया। 160 का मैंने क्या कर दिया बच्चों, मेरा इनकम था तो मैंने 140 का कंजप्शन किया। 200 का मेरा इनकम था तो मैंने 170 का कंजप्शन किया। क्लियर? ये शेड्यूल के हिसाब से चलो। अब आप देखना, जब हम इसको प्लॉट करेंगे किधर, शेड्यूल में, डायग्राम में, जब इसका प्रेजेंटेशन करेंगे, तो ओ वाई एक्सिस में हम रखेंगे कंजप्शंस को, ओ एक्स एक्सिस में हम रखेंगे किसको? इनकम को। ओ वाई एक्सिस में हम रखेंगे कंजप्शंस को, और ओ एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे इनकम को। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम भी सेम होगा। बच्चों का स्कोर कट जाता है, मार्क कट जाता है, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होता, लिखते नहीं है। आपको यह मान के चलना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, भाग्य विधाता, उसको कुछ नहीं आता। तो आपको ये डिटेल में उनको समझाना है, बताना है कि भैया इसका मतलब ये है। ठीक है, तो कंजप्शंस क्या हो गया, ये जो हो गया इनकम। हमको पता है इनकम हर वक्त क्या करता है, इसको 90 डिग्री होता है तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ये सभी को पता है, क्योंकि हमने एग्रीगेट डिमांड में इसको पढ़ रखा है इनकम। हमारा जो कंजप्शन है, ये लाइन कहां से शुरू होती है? जाहिर सी बात है यहां से शुरू होगा, क्योंकि ये एरिया जो 20 का, हम क्या कर रहे थे बच्चों? ऑटोनोमस कंजप्शंस कर रहे थे। ये एरिया में हम क्या कर रहे थे? ऑटोनोमस कंजप्शंस कर रहे थे। सी बार है, तो यहां से हमारा शुरू हुआ, और ये धीरे 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 बढ़ते गया, क्योंकि हमारा जो कंजप्शन है वो क्या हो गया है, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है सेम रेट में, और इनकम भी हमारा इंक्रीज हुआ है। इनकम जब इंक्रीज हुआ है तो सीधा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, वैसे ही कंजप्शन भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। बट यहां पे देखना, जिस रेट में हमारा इनकम बढ़ रहा है उस रेट में कंजप्शन नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए वो उससे नीचे है। ठीक है, अब आप देखना, इनकम पहले पहले धीरे 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 क्या हो गया, बढ़ते तो जा ही रहा है, बट कंजप्शन यहां बढ़ा 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 बढ़ा, एक टाइम पे आके 0 हो गया। आप देख रहे हो, मतलब यहां पे ये 80 और 80 के समय में 0 हो गया। इसको हमने बोला ब्रेक इवन पॉइंट। कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम। यहां तक क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, उस हिसाब से कंजप्शन भी बढ़ रही है। कंजप्शन मोर देन इनकम है कि नहीं है? यहां पे आप जो देख रहे हो, यहां क्या है कि कंजप्शन मोर देन इनकम है, मतलब आप कंजप्शन ज्यादा कर रहे हो, इनकम आपकी कम है। इसको हम बोलेंगे पार्ट ऑफ डिस सेविंग। यहां पे सेविंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसको हमने क्या बोला? डिस सेविंग। ठीक है, सेम जब एक समय आया ये हो गया 0, तो इसमें हमने क्या बोला? ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे भाई ना आप कोई सेव कर रहे हो, ना आप कोई, मतलब कोई सेविंग नहीं हो रही है, जितना आप इनकम कर रहे हो उतना आपका खर्चा कर दे रहे हो। उसके बाद देखना, जहां पे कंजप्शन लेस देन इनकम है, आपका इनकम बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से कंजप्शन आप कम कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप जो बचा हुआ पैसा है उसको आप क्या कर रहे हो? सेविंग कर रहे हो। यहां पे सेविंग इज इक्वल टू 0 होगा, ये आपको दिख रहा है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। यहां पे कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होगा, यहां पे कंजप्शन लेस देन इनकम होगा, जिसको पॉजिटिव सेविंग बोलेंगे, और कंजप्शन मोर देन वाई होगा तो हम डिस सेविंग बोलेंगे, वाई मींस इनकम। तो इस हिसाब से आपको पूरी डायग्राम को रखना है। उसके बाद आपका काम शुरू। यहां पे जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट में पहला पॉइंट में आपको क्या समझाना है? ओ एग्जामिनर भाई साहब, ओ एक्स एक्सिस में मैंने इनकम को लिया, ओ वाई एक्सिस में मैंने कंजप्शन को लिया। ठीक है, ये चीज आपको बताना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे उसको पता है छोड़ दो, नहीं, आपको क्लियरली ये चीज बताना पड़ेगा। कंजप्शन इंक्रीजेस, इसके बाद आपको जितनी भी स्टोरी हमने पढ़ा वो सारी स्टोरी को यहाँ पे लिखना है। चाहे तो आपको तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करोगे ही, उसमें आपको मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के लिए। डोंट वरी, मेक मेरी, रिपीट, हरी हरी। ठीक है, कंजप्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम बट एट लोअर देन इनकम. Consumption is not zero even when the income is zero. This is because there is some basic requirement of human. ये कहानी पूरी लिखी हुई है अब तक मैंने आपको जो बताया.
ठीक है। बी पॉइंट में आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, सेविंग जीरो, ये चीजें मैंने जो जो बताया आप एज इट इज इसको लिख देना। और आपका 6 मार्क का पूछा तो 6 का 6 इट्स योर्स। और आपको पता है इस चैप्टर का वेटेज कितना है बोर्ड में, तो एक एक पॉइंट को आराम आराम से समझते हुए चलना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको कंजप्शन फंक्शन, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशंस क्लियरली समझ में आया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बच्चों यहीं पे मैं बोल रहा हूं, ये जो पार्ट है ना किसी ने नहीं पढ़ाया है, इस तरीके से एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। तो चलिए अच्छे से ध्यान देना। देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। कैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। जितना मेरा इनकम है उसमें से मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको कैसे निकालते हैं? कंजप्शन अपॉन में इनकम कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई रेशियो क्या था। ठीक है, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन में वाई, कंजप्शन अपॉन में इनकम हम लिखते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एपीसी का बिहेवियर क्या रहता है इसको हमको समझना है। क्या रहता है? एपीसी इज मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजप्शन इज मोर देन इनकम। जब तक कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगा तब तक एपीसी इज इक्वल टू एपीसी इज मोर देन 1 होगा। एपीसी का जो वैल्यू आएगा ये मोर देन 1 आएगा, ये दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, एपीसी इज इक्वल टू 1 होगा कब? एट ब्रेक इवन पॉइंट। हमने पिछले स्लाइड में ये ग्राफ को एक बार ध्यान में रख लेना तो यहां समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है? एपीसी इज लेस देन बियॉन्ड द बीईपी, कंजप्शन इज लेस देन इनकम। जहां जहां आपका इनकम बढ़ गया, कंजप्शन कम हो गया, तो वहां पे आपका एपीसी लेस देन 1 हो जाएगा। एपीसी फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ जाएगा एपीसी गिरते चले जाएगा। ठीक है, एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑटोनोमस कंजप्शन। एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि हम भाई इनकम नहीं है तभी भी तो खाना खाते हैं। ठीक है, एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, देयर इज बिकॉज कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो, देयर इज पॉजिटिव लेवल ऑफ कंजप्शन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये दिमाग में बिठा लो, ये एक मार्क के लिए आपको एमसीक्यू पूछ देगा, गाय फिर हम वहां पे। एपीसी इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्यों? दिस हैपेंस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम व्हेन देयर इज अ सम पॉजिटिव लेवल ऑफ कंजप्शन। देखो दिस हैपन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और उस समय पॉजिटिव लेवल होता है, वो ये इन्फिनिटी होता है क्योंकि हम खाएंगे ही ना। आपको कैसे वैल्यू आएगा जब आप यहाँ पे करोगे? तो चलिए एक हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल है। मिस्टर एक एक्स वाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, तो इसको हम एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कैसे होता है। आप देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इनकम एंड एपीसी निकालने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एपीसी इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन में वाई। तो एपीसी हमको निकालना है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2022 में ये भाई साहब की कंजप्शन कितनी थी? 7,000 थी, ये 7,000 खाते थे। इनकम कितनी थी? 10,000 थी। इनकम कितनी थी? 10,000 थी। अब आप लोग यहाँ पे जब इसको कटिंग फिटिंग करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.7। आंसर कितना आ जाएगा? 0.7। एपीसी इज इक्वल टू 7 आया। अब खुद ही दिमाग लगा के सोचो, कभी भी हमारा जो इनकम है ना, ये क्या है? एपीसी इज मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजप्शन इज मोर देन इनकम। एपीसी इज यहाँ पे 0.7 आया है, तो ये लेस देन 1 है कि नहीं है? यहाँ आप देख पा रहे हो एपीसी इज लेस देन 1 बियॉन्ड द बीईपी। ऐसे ही आप जब कैलकुलेट करते चले जाओगे ना, यू विल फाइंड ऑल दोस बिहेवियर ऑफ एपीसी फिट प्रॉपर्ली। ठीक है, अब आपको एपीसी भी एकदम क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस एमपीसी, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज। मैंने बात किया था जस्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में, इज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन टोटल इनकम। टोटल इनकम में कितना चेंज आया जिसके चलते मैंने कंजप्शन में कितना चेंज किया, दैट इज एमपीसी। इसको कैसे निकालते हैं? एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम, और एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहां पे देखो बिहेवियर ऑफ एमपीसी क्या होगा? एमपीसी इज इक्वल टू 1 होगा, दिस हैपेंस व्हेन चेंज इन कंजप्शन इज इक्वल टू चेंज इन इनकम्स। ठीक है, एमपीसी इज इक्वल टू 0। ये बिहेवियर सारी पॉइंट्स को आप ध्यान देना। वैल्यू ऑफ एमपीसी रेंजेस बिटवीन 0 to 1, ना 0 से नीचे होगा ना 1 से ऊपर होगा। ये दिमाग में रहना क्योंकि इसी में से आपको एमसीक्यू पूछ देगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, सेम चीज आएगा। आप देखो यहां पे आप क्या कैलकुलेट करोगे, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? चेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां पे चेंज इन इनकम कितना है बच्चों माय डियर? यहां पे आपको दिख रहा है चेंज इन इनकम जो है, जो हमारा डेल्टा वाई होगा, ये कितना है? यहाँ पे 10,000 है। बोलो हाँ कि ना?
10,000 से 20,000 हुआ, 10,000 का चेंजेस आया ना। डेल्टा सी कितना है, यहाँ पे 7 से 15 आया तो कितना हुआ, 8,000 का हुआ। बोलो हाँ कि ना। जब आपको ये एमपीसी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, 8,000 अपॉन में 10,000 कर दोगे, तो ये कटिंग पिटिंग करोगे तो आ गया 0.8 का आपका आंसर। तो जब भी हमारा कंजप्शन लेवल क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, यदि मेरा इनकम जो है यदि 1 से बढ़ता है, मेरा इनकम यदि 1 से बढ़ता है तो मैं 0.8 से मेरे कंजप्शंस को इंक्रीज करूंगा। जब भी आपको ये निकालोगे नीचे लिखना पड़ेगा आपको, देयरफॉर व्हेन माय इनकम चेंजेस विथ 1 माय कंजप्शन विल आल्सो चेंज विथ 0.8। ये मिस्टर एक्स वाली सर का कहानी है, इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। आई थिंक पीसी भी समझ में आ गया, डेफिनेटली समझ में आया होगा। और बाकी तो मैं हूं ही, आपको कोई भी दिक्कत है व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा, प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं। सेविंग फंक्शंस क्या होता है, सेम चीज होता है ना, उसमें हमने देखा था, हमने कंज्यूम किया और जो पार्ट को हमने बचाया उसको हमने सेव कर दिया, मतलब जो खाया और जो बचा उसको हमने सेव कर दिया। अब इनकम मेरा 0 है तो मैं 40 का कंजप्शन कर रहा हूँ, तो ये कहाँ से ला रहा हूँ, -40, मतलब सेविंग से कर रहा हूँ। 100 मेरा इनकम है तो 120 का मैं कंजप्शन कर रहा हूँ, तो जो 100 रुपये तो मेरा ठीक है, मेरा इनकम किया, 20 रुपये कहाँ से लाया, सेविंग से लाया। 200 का मेरा इनकम था तो मैंने 200 का खा लिया, बचा क्या, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है। तो सेम चीज आया, डायग्राम में भी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। सेम चीज मैंने आपको यहां पे लाया। अब देखो, जब जब आपका कंजप्शन मोर देन इनकम है, कंजप्शन मोर देन इनकम है, जब आपकी इनकम जितनी थी उससे ज्यादा कंजप्शन है, तब तब आपका देखना सेविंग लेस देन 0 है, सेविंग लेस देन 0 है। ध्यान देना, ये बिहेवियर ऑफ सेविंग है। उसके बाद जैसे जैसे आपका कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम हुआ, सेविंग इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां आप देख रहे हो, सेविंग इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जैसे जैसे आपका कंजप्शन लेस देन इनकम हो गया, उस समय सेविंग आपका पॉजिटिव में चला गया, सेविंग इज मोर देन 0 हो गया। और सेविंग कब आपका नेगेटिव में शुरू होगा, क्योंकि आप नेगेटिव में जा रहे हैं। और ये जब s इज इक्वल टू 0 होगा उस समय c इज इक्वल टू y होगा। ब्रेक इवन पॉइंट इसको कहते हैं दोनों जगह पे, ठीक है। और ये क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये माइनस में रहेगा, कहां से ला रहे हैं, सेविंग से ला रहे हैं। तो सेविंग से लाके हम खर्चा कर रहे हैं। आपका जो सेविंग का डायग्राम ये होगा, और सेम चीज को आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, प्लॉट करना है, मतलब लिखना है इसकी डेरिवेटिव्स को। जो आपने देखा सेम चीज को आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको मिल गया 6 का 6 मार्क, 4 का 4 मार्क, जितना भी जैसे भी आपको पूछा होगा। आई थिंक आपको सेविंग एंड सेविंग की फंक्शंस जो है समझ में आया। कितना होता है, 2 ही होता है। टाइप एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। जितना आपकी इनकम है उस हिसाब से सेविंग। अब कितना आप सेव कर रहे हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा सेविंग भी बढ़ते चले जाएगा, जाहिर सी बात है। तो एपीएस इज इक्वल टू सेविंग अपॉन में इनकम, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन में वाई, ठीक है। अब यहाँ पे बिहेवियर क्या इज इक्वल टू 1 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कमाया 100 तो 100 का 100 गुल्लक में डाल दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसीलिए, ठीक है। तो ये बिहेवियर पोजीशंस को ध्यान दे देना। अब यहाँ पे हम एक बार निकाल कर देख लेते हैं भाई कैसा आएगा। सेविंग कितना है, आप देख रहे हो ये मिस इंडिया है इस साल की, तो ये मिस इंडिया जी का सेविंग कितना है, हम देख रहे हैं एस अपॉन में वाई, एस अपॉन में वाई इज इक्वल 4,000 सेविंग है और आपका 10,000 का इनकम है। अब मेरे को बताओ कितना आएगा, 0.4, ठीक है। इस हिसाब से आपको इसको करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट ये जब आएगा ना, तो जब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जब मेरा इनकम 1 है तो मैं सेविंग कितना करूंगा, 0.4 करूंगा। और 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेविंग मैंने कंजप्शन 6,000 कर लिया था, 4,000 किया, तो 0.4 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1। तो सेम हिसाब से आपका ये चलेगा, नीचे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस हिसाब से हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालते हैं। अब हम आगे पे मिस इंडिया आ गई, तो मिस इंडिया भाई मैडम जी क्या बोल रही हैं, देखते हैं। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। जितना जो चेंज वाली बात आई, मैंने ये जो चेंज हुआ, मैंने इनकम से कितना चेंज किया और मैंने सेविंग में कितना चेंज किया, दैट इज व्हाट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, यहाँ पे मैं भूल गया, ए ही लिख दिया, एमपीएस कर देना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बिहेवियर ऑफ सेव क्या होगा, 1 0 एंड मोर देन 0। अब ये कैसे होगा, दैट इज व्हाट हम देखते हैं। ये तो कभी नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है सारी चीजें, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस रेट में हमारा इनकम कभी भी हम ऐसे सेव नहीं करेंगे और इनकम कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं इसको कैसे। यहाँ पे कितने का आया बच्चों,
डेल्टा एस हमने लिखा, डेल्टा वाई है, तो हमारा डेल्टा एस कितना है 10,000 है, बोलो हाँ कि ना। और यहाँ पे इनकम कितना है 15,000 है। अब जब हम इसको कटिंग पिटिंग करेंगे तो कितना आएगा 0.66 करीब आएगा। तो यहाँ पे जो एमपीसी का वैल्यू है वो 0 to 1 में हर वक्त 0 to 1 में हर वक्त वेरी करेगा। ठीक है, ये सारी बिहेवियरल को ध्यान दे देना आप, और इस हिसाब से आपको जब कैलकुलेशन पूछा जाएगा तो धड़ाल्ले से आप कर लेना। ये 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आपको पूछ देगा, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा एमपीसी क्या है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये बिना करे आप लोग आगे बिल्कुल मत बढ़ना माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखना आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में आपको यूज होने वाली है लेकर आए हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस कैसा होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1 होगा। इट कैन बी प्रूव्ड एज अंडर। कैसे? देखो, y इज इक्वल टू क्या है हमको पता है, कंजप्शन होगा या तो सेविंग होगा। जो इनकम हम करेंगे उसका कंजप्शन करेंगे या तो सेविंग करेंगे। हम बोथ साइडेड को अब y से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको पता है एपीसी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, सी प्लस वाई है कि नहीं है। एपीसी क्या है? सी प्लस वाई है। एपीएस क्या है? सॉरी, एपीसी क्या है? सी अपॉन में वाई। एपीएस क्या है? एस अपॉन में वाई। हमने इस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आपको आ गया ना, ये आपने कट कर दो 1 आ गया। यहाँ पे आपका इसको हम एपीसी लिख सकते हैं, इसको हम एस अपॉन वाई लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखो 1 का वैल्यू क्या आएगा 0.80। जो भी आप करना, जब आप इसको टोटल करोगे ना आपको ये वैल्यू आ जाएगा। तो हर वक्त ये एक फॉर्मूला आपका बन गया 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस। ये ध्यान देना हर वक्त। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ एपीसी एपीएस, इसको भी एक बार देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। ये देखो, सम टोटल ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1 होगा। इट कैन बी प्रूव्ड एज अंडर। सेम है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। अब डेल्टा से हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा वाई डेल्टा सी। हम चेंज की बात कर रहे हैं क्योंकि एमपीसी की बात कर रहे हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा या रख दिया। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई से हम जब इसको करेंगे, अब क्यों कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को दिया है। अब वाई से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सेम चीज आ गया, ये कटिंग हो गया, ये 1 आ गया। अब ये आपको पता है डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू एमपीसी होता है, और ये लिख दिया। इसमें भी आपका जो वैल्यू आएगा, आप हर वक्त प्रूव करना, कोई आंसर करते वक्त ये आपका 1 ही आएगा। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ एपीसी एपीएस एंड एमपीसी क्या होगा? 10 फॉर्मूले कुल मिलाकर है। कैसे है? एक फॉर्मूला एक से डिराइव है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एपीसी इज इक्वल टू क्या है, एपीएस इज इक्वल टू क्या है, और ये अभी हमने डिराइव करके निकाला। इसी से ही आपका और 2 फॉर्मूला आ गया। एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस होगा, जब हमने भाई एपीसी को उधर ले लिया इज इक्वल टू कर दिया 1 माइनस हो गया, एपीएस ले लिया 1 माइनस एपीसी होगी। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा अपन में डेल्टा वाई, आपको पता है। एमपीएस इज इक्वल टू, ये पता है, इसमें एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 है, तो हमने एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस कर सकते हैं। एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस कर सकते हैं। एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस एमपीसी कर सकते हैं। आपको आसान तरीके से ये 10 फॉर्मूला याद रख लो। इस चैप्टर का जो पॉइंट है यूनिट 3 का जो चैप्टर 1 है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये चैप्टर में ये फॉर्मूला आराम से आ जाएगा। ठीक है, आगे भी यूज होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा सा देख लेना। ये सीट को लगे तो अपने घर में लगा लो, आपको पीडीएफ नोट में ये तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे हम ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस। कैलकुलेट कर लोगे, आपके लिए होमवर्क है। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा बच्चों, इफ एपीसी एंड एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8, व्हाट शुड बी सेविंग एट द नेशनल इनकम लेवल जब ये 2000 होगा। सेविंग क्या होगा आपको ये निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व करके बताना। द डिस्पोजेबल इनकम इज 1200 एंड कंजप्शन इज 800, कैलकुलेट एपीसी। कैलकुलेट कर लोगे डेफिनेटली। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? हमारी जो इनकम वो हम खर्चा कर सकते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस। उससे जो लाइबिलिटी है सब खत्म होने के बाद जो पैसा आपका है आपके जेब में, जिसको आप खर्चा कर सकते हो, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। विच इनकम कैन बी डिस्पोज बाय यू इज कंसिडर्ड टू बी डिस्पोजेबल इनकम। किसी से पूछना नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, इसमें से ये पैसा इधर जाएगा उधर जाएगा, कुछ नहीं। ये सब जाने के बाद जो बच गया वो डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व। अब भी हमने जो किया था सेम चीज आपको एज इट इज यहाँ पे रखना है। इसी से हमने क्या किया है, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम लेवल ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी बेसिक सर्वाइवल कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। दिस इज डन आउट ऑफ पास्ट सेविंग, देयरफॉर सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव पॉइंट वाई एक्सिस। यही चीज हमने वहां किया था, मैंने यहाँ पे भी सेम को आपको रखा ताकि दिक्कत ना आए। आप इसी से इसको बना पाओगे, क्योंकि यहाँ जितना आपका माइनस हो रहा है यहाँ पे ये उतना
मतलब ऑटोनोमस जितना है उतना यहाँ माइनस में चला जाएगा, ये माइनस सी होगा बच्चों, ठीक है, माइनस में चला जाएगा। उसके बाद ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, एस इज इक्वल टू वाई होगा, जहाँ एस इज इक्वल टू 0 होगा। ये सेम चीज़ को आपको इससे डिराइव करना है, और एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है, मतलब करना आपको वही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ देगा और आपको लिख कर वहाँ पे आ जाना है, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो हो गया खत्म। ऑलमोस्ट हमारा जो यूनिट 1 है, मतलब यूनिट 3 का चैप्टर 1 एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट खत्म हो गया। एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट इसी का यूनिट 3 का जो चैप्टर 7 है उसमें मैं कराऊंगा। मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारे यूनिट 3 का चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट। साथ बने रहिए, हेल्प जरूर करिए ग्रो करने में, और ये वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि उनको भी नोट्स मिले, उनका भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। भगवान कहते हैं ना, सबकी भला करो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो डिफिकल्ट टॉपिक से आसान तरीके से उसको समझेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।